So, dear friends, welcome to this NCERT सीरीज। वेलकम टू मिशन आईएएस। हम लोग मिशन आईएएस के द्वारा NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसके अंदर हम लोग हमारे अलग अलग जो टॉपिक्स है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले हमने एनवायरनमेंट जो टॉपिक है उसको हमने शुरू किया था, और इसके पहले लेक्चर में हमने फिर इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर उससे जो रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स है उसको हमने स्टार्ट किया है। सो हमने इसके पहले देखा है कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है। देन द इम्पॉर्टेंट वी हैव सीन दैट इज़ द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। इन लेवल को समझते हुए हमने यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देखा था कि बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग वैल्यूज़ क्या है, क्यों हम लोग नेचर से अलग अलग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके वजह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्यों डिस्ट्रक्ट करते हैं। और ये सारा होता है बिकॉज देर इज़ ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर दिस बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। और इसके साथ में फिर हमने अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट्स है उसको हमने देखा। सो हम लोग अभी यहाँ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस एंटिटीज आर देयर दैट वी हैव सीन कि जो स्पेसीज जो है बायोडाइवर्सिटी की वे अभी इंडेंजर स्पेसीज में आ चुकी है। ये लिस्ट भी हमने यहाँ पे देखी थी कि जो ये कुछ हॉटस्पॉट्स है यहाँ पर जहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और फिर कुछ स्पेसीज भी हमने देखी कि जो स्पेसीज जो है वो अभी थ्रेट्स उनको आ चुका है। सो वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो थ्रेट्स है इसकी सारी एक्टिविटीज हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस पोचिंग एक्टिविटी, बिकॉज दैट वी आर यूटिलाइजिंग सम ऑफ द एनिमल पार्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कुछ अनेक ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्शन हो रहा है और थ्रेट है। सो पोल्यूशन ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव सीन। देन हमने ये देखा कि जो एक्जॉटिक स्पेसीज है, कुछ विदेशी स्पेसीज को हमने यदि इम्प्लांट कर दिया तो उससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो जाता है। देन द मेजर रीजन दैट ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके हिसाब से हमने जो हमारी स्पेसीज है उसको हमने कैटेगराइज किया है। सो दैट इज़ IUCN कैटेगराइजेशन है। इसके अंदर हमने देखा कि कुछ स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, कुछ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। तो ये सारी कैटेगरीज से हमको रेड बुक के अंदर हमको पता चलेगा कि अभी जो कैटेगरीज या जो स्पेसीज या जो प्लांट या जो एनिमल या बर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में उसको रखा गया है। और उसके लिए फिर हमको अभी सोचना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हमें एग्जिस्ट कर रही है इसको हम लोग किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। और इसके लिए फिर हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के मीन्स क्या है। तो आज का जो हमारा स्पेशल लेक्चर है, ये लेक्चर में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ देखने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। सो ये कंजर्वेशन हमने देखा कि दो मेजर अप्रोचेस इसके लिए है। पहला है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन, यानी जो स्पेसीज जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है उसी जगह पे उसके लिए कंजर्वेशन के मीन्स को अप्लाई करना। और कुछ है एक्स सीटू कंजर्वेशन। सो ये जो स्पेसी वहाँ नहीं भी है लेकिन कुछ अलग अलग स्पेसेस पे हम लोग उसके लिए कंजर्वेशन के मीन्स बना सकते हैं। सो ये हमको यहाँ पे समझना है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कुछ इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स है और कुछ है एक्स सीटू। इन सीटू में हमने देखा कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। सो दिस इज वन मेजर कंसर्न इन एवरी कंट्री। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, जो संरक्षित जगह हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसी स्पेसीज के लिए हो सकती है, सिर्फ एनिमल के लिए ही है ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ एनिमल के लिए पता होता है, बट देर आर सम प्लांट स्पेसीज ऑल्सो, देर आर सम मरीन स्पेसीज ऑल्सो वेयर दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क आर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग उसके अलग अलग 3 प्रकार हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो नेशनल पार्क, यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे। फिर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये पर्टिकुलरली मरीन के संदर्भ में या लेक्स और रिवर्स के अंदर वहाँ पे कुछ हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ हमारे स्केर्ड ग्रोव्स है यहाँ पर भी, ये भी लेक के अंदर हम लोग कई जगह पे देखते हैं। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन है, कुछ है मरीन वाले और कुछ है टेरेस्ट्रियल। मोस्ट ऑफ द जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें
कुछ कंट्रीज़ में टेरिस्ट्रियल पे मिलती है, जहाँ पर हमारे जैसे इंडिया में तो सभी दोनों भी प्रकार की मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमको, बिकॉज वी हैव ए ह्यूज कोस्टल एरिया। और यहाँ पे हमको टेरिस्ट्रियल भी है, क्योंकि हिमालयन की रेंज और पूरा जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, वहाँ पर सारे टेरिस्ट्रियल सिस्टम हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ सभी जगह पे हमको इन सीटू मेजर्स करने होते हैं। इंडिया में हमने इसको कैसा किया है हम लोग देखेंगे। फिर जो एक्स सीटू मेजर्स है, यहाँ पर हमको सैक्रिड प्लांट के जो है उसके जो होम गार्डन्स है ये हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ जगह पे हम लोग सीड बैंक्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस का जो भी क्रॉप है या जो भी प्लांट है या जो भी फ्लावर है उसको हम लोग कैसे रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर सीड को उगाया जाकर और उसको फिर प्रोटेक्ट करके रखे, उसको फिर हम लोग किस प्रकार से सर्व कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू। एंड देन बॉटनिकल गार्डन्स, तो ये भी कुछ है कि जहाँ पे जूलॉजिकल गार्डन या एक्वेरियम, ये इस प्रकार के जो भी कुछ एक्स सीटू है ये, क्योंकि ये उस स्पेसीज के लिए वहाँ पर भी प्रोटेक्टेड एरिया नहीं बना सकते हम लोग, लेकिन हम लोग किसी जू में उसको ले जाके प्रोटेक्ट करा सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। तो ये सारे कंजर्वेशन मेजर्स जो है ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो इसके जरिए हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हम बना सकते हैं। सो सबसे पहला मेजर है हमारा, सो प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेशंस विच रिसीव्स द प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ देयर रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। जैसा कि हमने किसी एरिया में उसका नेचुरल हैबिटेट किसी स्पेसीज का है, तो वो स्पेसीज दूसरे जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो उसी जगह को हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया कर सकते हैं कि भाई इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पर कोई जाएगा नहीं या इस स्पेसीज को कोई तोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया को डिराइव कर सकते हैं। दूसरा कारण है इकोलॉजिकल, पर्टिकुलर इकोसिस्टम वो स्पेसीज के लिए जो लग रही है वो किसी विशिष्ट एरिया में अवेलेबल यदि है तो उसी को हम लोग प्रोटेक्टेड घोषित कर सकते हैं उस स्पेसीज के लिए भी, या फिर उसके जैसे अन्य स्पेसीज के लिए। पर्टिकुलरली मरीन लाइफ के अंदर भी जहाँ पर कोरल रिफ्स है तो उसको हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं। भाई यहाँ पर कोई बोटिंग नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कोई फिशिंग की एक्टिविटी नहीं होगी, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर बैन कर दी जाती है। सो इस प्रकार से हम लोग जहाँ पर पर्टिकुलर इकोलॉजी एग्जिस्ट है। और फिर कुछ है यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़। तो किसी टेरिस्ट्रियल एरिया में भी जैसा कि हमको पता है कि राजस्थान में जो है ऊँट का है एक, उसका वहाँ पे कल्चरल भी एक कंसर्न है वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई ऊँट को मारना बोले तो उनके लिए, क्योंकि वो उनको एक अलग प्रकार से वैल्यू देते हैं। तो ऐसी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ के वजह से भी कुछ एरियाज़ में हमको उसको प्रोटेक्ट करना होता है। कि जैसा केरल में आप देखेंगे तो हाथी जो है एक भगवान के लिए प्रतीक माना जाता है, तो उसके हिसाब से फिर वहाँ पे उसको हाथी के लिए प्रोटेक्शन अपने आप से मिल चुका है। तो ऐसे भी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ है जिसके वजह से किसी स्पेसीज को हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और फिर उसके जरिए हम लोग ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विच वेरी एट द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एनेबलिंग लॉज ऑफ ईच कंट्री। अभी अलग अलग देशों में जैसे भी जो भी लॉज है उसके हिसाब से हम लोग ये प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं। द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, तो कुछ गाइडलाइंस भी दिए है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कि किस प्रकार से आप प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हो, या फिर किस प्रकार से हमने देखना चाहिए ग्लोबल लेवल पे कि जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टन गाइडलाइंस भी जारी किए। तो उसको देखते हुए और जो हमारे लॉज है उसको देखते हुए हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। सो प्रोटेक्टेड एरिया ऑल्सो इंक्लूड्स द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल्सो, द बाउंड्रीज ऑफ विच विल इंक्लूड सम एरिया ऑफ ओशियन एंड ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज। कुछ ऐसे एरिया भी जो समुद्र के किनारे भी है, तो मरीन लाइफ भी उसके अंदर आगे, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी आगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्शन बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमको, क्योंकि अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे कुछ ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज भी है। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हमारे सिर्फ टेरेन के ऊपर भी हो सकते हैं, या कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हमारे सिर्फ किसी लेक के लिए हो सकते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हमारे सिर्फ कोई प्लेन डेजर्ट है समझ लो उसमें भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसीज मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे है जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री भी प्रोटेक्टेड वहाँ पे मिलता है हमको, यानी लेक है या फिर वाटर बॉडी है या फिर समुंदर है, और साथ में भी हमारे पहाड़ियाँ भी है या फिर कोई और ऐसा इलाका है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे जो ओवरलैप ऑफ द मल्टीपल कंट्रीज ये भी हो सकता है कभी कभी, यानी दो कंट्री की बाउंड्री भी यदि होंगी तो उस प्रोटेक्टेड एरिया में से वो बाउंड्री को हटाया दिया जाता है, बिकॉज देर इज ए माइग्रेशन ऑफ द एनिमल और स्पेसीज फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। तो जो
यूरोप में भी और कई जगह पे ऐसी जो कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री लग के हुए, लेकिन वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है तो उनके लिए तो कोई ऐसा देश नहीं है, एनिमल के लिए तो कोई देश नहीं है, वो तो एक देश से दूसरे देश में वैसे ही जा सकते। सो उस जगह पे फिर जो बाउंड्री है बिटवीन द टू कंट्रीज उसको भी हटाया जाता है, वो प्रोटेक्टेड एरिया को ही एक माना जाता है वहाँ पे। सो इट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं। सो दिस एरियाज आर ओवरलैप इन द मल्टीपल कंट्रीज विच रिमूव द बॉर्डर इनसाइड द एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक पर्पज। तो यहाँ पे हमारे भारत में भी ऐसी कुछ बाउंड्रीज है जहाँ पर नेपाल के बॉर्डर पे है, कुछ सिक्किम में भी है कि जहाँ पे हम लोग दूसरे देश के साथ में मिलके है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से वहाँ पे बाउंड्री हमने हटा दी गई है। लेकिन एक दूसरा भी इशू है, जैसे मुझे याद आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इस एरिया यहाँ जो बाउंड्री है ना, यहाँ से भी फिर ये जो स्मगलिंग वाला है पार्ट है वो भी होता है, क्योंकि आप अन्य जगह से यदि आप दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बाउंड्री लगेगी, तार का फेंसिंग और बाकी सारी चीज़ें होती है, और बाकी अलावा आप जहाँ पे रोड एक्सेस दिया गया है वहीं से जा सकते हैं, अदर जगह से नहीं जा सकते। लेकिन आप प्रोटेक्टेड एरिया में से यदि जा जाते तो वहाँ पे एक बार आपने प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर एंट्री कर ली तो फिर आपको दूसरे कंट्री तक भी जाने के रास्ता मिल जाता है। तो कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऐसी वहाँ पर है कि वहाँ पे इस प्रकार से फिर जो स्मगलिंग वाला जो पार्ट है या फिर जो एक दूसरे के जगह और अन्य चीज़ें भी यानी कहने का मतलब यह है कि अपने यहाँ पे अभी रिसेंट में जो इवेंट हो रहा है आप उसको चेक कर सकते हो, थोड़ा सा देखिए इंटरनेट पे। नेपाल से सस्ता पेट्रोल लाके लोग इंडिया में बेच रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, ट्रांस बाउंड्री एरिया के अंदर वहाँ पे लोग जा सकते हैं, नेपाल के अंदर पेट्रोल लेके वापस आ सकते हैं, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की भी एक्टिविटी, तो ये सारी ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटी भी होती है प्रोटेक्टेड एरियाज में। देन इंडिया हैज़ 668 प्रोटेक्टेड एरियाज। ये देख सकते हैं आप ये कि इंडिया में कई सारे जगह पे बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। टोटल एरिया ऑफ 1,61,221.57 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 4.9% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। तो हमको ये 4.9% ध्यान में रखना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में भी कभी कभी हमारे क्वेश्चन में आ सकता है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना कवर कर रहा है हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में के। सो इट इज़ अराउंड 5% हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पे हम लोग कई सारे स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ बना सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर यदि हम लोग ये प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी यदि समझेंगे तो सबसे पहला है तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में हमने हमारे इंडिया में 102 नेशनल पार्क है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो सारे जो है ना, आप इसकी एक बार लिस्ट को रेफर कीजिए। यू रेफर टू द लिस्ट, कम से कम आपको थोड़े से नाम मालूम होने चाहिए, और उसमें से पर्टिकुलरली फिर हम लोग उसको देखेंगे कैटेगराइज हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। सो यदि आप ये जो बायोडाइवर्सिटी को समझना चाहते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है ये 102 जो है उसकी लिस्ट आपको कहाँ मिल सकती है, हमारे साइट पे भी मिल जाएगी, हमारा जो MOF की साइट है वहाँ से भी मिल सकती है आपको, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उनके यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगी जहाँ से आप ये लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ईयर बुक में भी मिलेगा, ईयर बुक में भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और महाराष्ट्र में ऐसे हमारे 6 नेशनल पार्क है। यदि आप किसी स्टेट PSU के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नाम कम से कम मालूम होने चाहिए महाराष्ट्र में कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क के तौर पे बनाए गए हैं। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये हमारे जो अलग अलग जंगली जानवर है उनके लिए भी कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है। जो ये सबसे ज़्यादा है, ये 515 बोले तो जो स्पेसीज अलग अलग किसी एरिया में रह रही है तो उसी को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है। जैसा हमारे यहाँ पे अमरावती में टाइगर है, चंद्रपुर में भी टाइगर बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ टाइगर के लिए बनाया जाता है ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली कोई भी प्रकार की वाइल्ड लाइफ तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर बनाए हमने। सो इसको हम लोग महाराष्ट्र में भी 35 हमारे यहाँ पे नंबर है। फिर कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पर भी ये संरक्षित एरिया बनाए गए हैं, संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ पे 47 इंडिया में है और हमारे महाराष्ट्र में एक है। फिर कम्युनिटी रिजर्व भी है, कुछ कम्युनिटी रिजर्व ऐसे है कि जो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी ने ही यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग ये एनिमल को या इस स्पीशीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए और उसके तहत भी कुछ कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए जो टोटल इंडिया में 4 है और महाराष्ट्र में हमारे कोई भी नहीं है वहाँ पर।
देन टाइगर रिजर्व, ऑफकोर्स ये काफ़ी पॉपुलर हमारे प्रोटेक्ट एरिया है, सभी को मालूम है। तो हमारे इंडिया में 39 टाइगर रिजर्व्स है और महाराष्ट्र में 6 है, जिसमें से हमको अभी हमारा मेरघाट का एक है, चंद्रपुर का है, और इधर गढ़चिरोली भंडारा की तरफ भी एक है। तो ऐसे आपको 6 रिजर्व अलग अलग मिल जाएंगे। देन एलिफेंट रिजर्व ये भी है काफ़ी सारे, सो 28 से लेके 32 तक है हमारे इंडिया में, और हमारे महाराष्ट्र में अभी तो नहीं है। और फिर है बायोस्फीयर रिजर्व भी, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी जहाँ पर मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पर है। तो इंडिया के अलग अलग कोस्टल एरिया में जो स्टेट्स है वहाँ पर ये आपको 17 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। महाराष्ट्र में अभी हमने ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाया नहीं है। तो ये एक लिस्ट है जहाँ पे समरी के तौर पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज है जिसके जरिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो ये हम लोग इसमें से थोड़ा सा इंसाइट्स के अंदर इसमें जाएंगे। जैसा कि आपको ये मालूम होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये मेरे ख्याल से केरल में है। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की स्पेसीज है कि जो स्पेसीज वहाँ पे मिलती है देखने के लिए, इसलिए उसको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है। अब ये नेशनल पार्क जो है इसको हम लोग यदि देखेंगे, सो नेशनल पार्क इज एन एरिया वेयर द नेचुरल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल सिग्निफिकेंस आर प्रोटेक्टेड अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ। तो वहाँ पर जो अदर स्पेसीज है वो भी अपने आप से प्रोटेक्ट हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली नेशनल सिग्निफिकेंस का जो भी स्पेसीज है या उसका कोई हिस्टोरिकल कंसर्न है तो उसको हम लोग नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे घोषित कर देते हैं। तो ये हमारे पूरे नेशन के लिए भी एक प्राइड होता है कि भाई दिस इज आवर नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से भी इसको देखा जाता है। दो इट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन, उसको हम लोग बनाया है इसीलिए कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर प्रोटेक्ट रहे, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी भी हमारे कंट्री को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि गिर के जंगल का यदि हम लायन हमने बात किया, या हमारा एलिफेंट जो है हमारे आसाम में वगैरह कांजीरंगा में वगैरह मिलता है, या उधर वहीं पर गेंडा भी मिलता है। तो ये कुछ ऐसी स्पेसीज है कि जिसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि भाई इंडिया में वो गिर का जो लायन है वो एक अलग स्पेसीज है करके। तो इस प्रकार से हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे उसको देखते हुए इसको नेशनल पार्क करके हम लोग किसी एरिया को घोषित कर सकते हैं। सो हियर इन सच मैनर एंड बाय सच मीन्स एज वेल एज लीव देम अनअम्पेयर्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। नेशनल पार्क का पर्टिकुलर यही है कि जो वहाँ पे एनिमल्स है उनका एनिमल्स का जो अनइम्पेयर्डनेस हो रहा है, यानी एक दूसरे के साथ में यदि वो बिखर गए तो फिर वो स्पेसीज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और फिर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन का जो स्टेप्स चलनी चाहिए वो सारे उसके अंदर रुकावट आ जाएगी। इसलिए उनको फिर वहाँ पे प्रोटेक्टेड किया जाता है ताकि वहाँ पे उनको, और वहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी है, हम लोग देखेंगे कुछ प्लान्स भी ऐसे कि पर्टिकुलरली टाइगर प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लिए कि भाई कोई फ्लावर है तो उसका पॉलिनेशन हमने खुद होके पॉलिनेशन किया और वो फ्लावर को हमने बढ़ाने के लिए कोशिश किया, या फिर कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के तहत हमने कुछ रिसर्च किया और उसके तहत उसको जीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हमने उस जीन को हमने बढ़ाने की कोशिश की, या किसी पर्टिकुलर स्पेसी में उसको इंजेक्ट करके फिर उसको बर्थ करा के उसको हमने और ग्रो करने की कोशिश की। तो इस प्रकार की भी एक्टिविटीज़ बायो कंजर्वेशन के लिए चल रही है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो सच प्रोटेक्टेड एरियाज आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेशन। ये हमको ध्यान में रखना है कि नेशनल पार्क का जो जुरिडिक्शन है बनाने का, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसका इसका अधिकार होता है। एंड एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। तो केंद्र के द्वारा बनाए गए जो सारे जो अलग अलग नियम है प्रोटेक्शन के लिए, उसके तहत इसको सारा प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए राष्ट्रीय नेशनल पार्क के अंदर किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी हो जाती है तो उसके लिए लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे डायरेक्ट उसके ऊपर एफआईआर हो सकता है और फिर उसको हम लोगों को फेस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल लॉ के तहत होती है। सो दे यूजुअली फॉर्म द फोकल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। पर्टिकुलरली नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी जगह पे हमने प्रोजेक्ट टाइगर ही बनाए हैं वहाँ पर इंडिया में हमारे। द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कन्फाइंड टू द मैनेजमेंट ड्यूटीज एंड कंट्रोल टूरिज्म स्ट्रिक्टली एनफोर्स बाय द लॉ। अब इस नेशनल पार्क में जो भी टूरिज्म के लिए कुछ हम लोग कर रहे हैं या जो भी आने वाले लोग हैं विजिटर्स है उनके लिए हम लोग यदि कुछ फैसिलिटी रख रहे हैं तो वो जो फैसिलिटी वो पूरी कंट्रोल तरीके से होती है। यानी सिर्फ आप लोग जैसा आप चंद्रपुर में देखेंगे तो आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ समय के लिए ही एंट्री मिलती है, लेकिन आपको पहले वहाँ पे पास निकालना पड़ता है, फिर गेट के पास में आपकी चेकिंग होती है,
फिर उसके बाद में आपको उनका जो जिप्सी का व्हीकल है उसी में जा सकते हैं आप, प्राइवेट व्हीकल से आप जा नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते। तो फिर वो सारा कंट्रोल पोजीशन में हो रहा है। तो उनको मालूम है कि कहाँ पे जाने से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसी जगह तक का एक्सेस दिया जाता है। और इसी प्रकार से फिर कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे फिर ये जो मैनेजमेंट ड्यूटीज़ है इसके तहत फिर हम लोग कुछ लोगों को अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है, आपको जंगल में जाके कुछ लकड़ी वकड़ी लाना है तो सिर्फ इतने एरिया में आप जा सकते करके। लेकिन ऐसे एरिया फिर आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटीज़ वगैरह हम लोग लगाते हैं और उसके तहत फिर हम लोग उसको कंट्रोल एक्टिविटीज़ के जरिए हम लोग टूरिज़्म या फिर जो भी हमको वहाँ पे फैसिलिटी यूज़ करना है उस पार्क से, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लॉ जो होता है उसका ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। सो नेशनल पार्क के लिए काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है, हम लोग आखिर में देखेंगे कौन से लॉज आप यहाँ पे आने वाले हैं करके। फिर हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एनिमल्स है जो पर्टिकुलरली फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर अभयारण्य उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर सम रेयर वाइल्ड इंडेंजरस मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मे अदर फॉर्म ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द गुड नंबर एंड रिप्रेजेंट्स ए रीजन दैट नीड्स द प्रोटेक्शन टुगेदर विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए पर्टिकुलरली कर रहे हैं। नेशनल पार्क ये एक अलग प्रकार से हो गया। नेशनल पार्क हमको आइडेंटिटी देता है कि भाई इस प्रकार की स्पेसीज यहाँ पे देखने को मिलती है और वो सभी के लिए फ्यूचर में भी देखने को मिले और उसको हम लोग एक राष्ट्र के गौरव के तौर पे उनको प्रोटेक्टेड रख सके, इसके हिसाब से उसको नेशनल पार्क को बनाया जाता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्पेसिफिक सिर्फ वाइल्ड लाइफ के जो स्पेसीज है उनको, एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो भी वहाँ पे स्पेसीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट को दिया गया है। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट्स सच प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि वो लोकल लेवल पे उनको पता है कि यहाँ पर कोई स्पेसीज है और वो अभी इंडेंजर स्पेसीज में जा रही है और उसको कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यदि उनको ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन या लॉ का प्रोटेक्शन चाहिए, सो दे कैन डिक्लेयर दैट एरिया बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे यहाँ पे मेरघाट के अंदर जो गुगामल जो ये है गुगामल फॉरेस्ट, ये स्टेट ने ही बनाया है बाद में, अभी रिसेंटली बनाई है, यानी ये 20-25 साल पुराना नहीं है। टाइगर रिजर्व जो है हमारे मेरघाट में का वो पहले बन चुका है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रल लॉ। लेकिन बाद में फिर उसकी एरिया भी बढ़ाई गई अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में। तो ये सारा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, बिकॉज वहाँ की एक्टिविटी पे उनका फोकस वहाँ पे होता है कि कौन सी स्पेसीज है, यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो दे आर स्टेट को पूरी परमिशन है इसकी। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन monitors the human activities such as livestock grazing, collection of the forest product and tourism within the sanctuaries। तो यहाँ पर ये एक हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके लिए एक वार्डन या फिर एक चीफ ऑफिसर, फॉरेस्ट चीफ ऑफिसर या कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, CF बोलते हैं उसको हम लोग, तो इसको नियुक्त किया जाता है। और फिर उनके अंदर में एक स्टाफ होता है बाकायदा, और वो स्टाफ फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी वहाँ की जो एक्टिविटी है, जहाँ पे जो हम लोग हमारे कैटल्स है उनको फिर घास खाने को ले जा रहे हैं, तो उनको भी किसी एरिया तक की बंदी की जाती है, किसी अंदर तक कोर एरिया में उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो ये लाइव स्टॉक ग्रेजिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में फिर फॉरेस्ट में से जो अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग जो हमारे ट्राइबल्स कलेक्ट करते, तो जैसा कि जो गम है, डिंक जाला बनता अपन, गोंद, तो वो भी अलग अलग पेड़ों से निकाला जाता है। कुछ रबर के प्लांट्स है, वहाँ से रबर का भी प्रोडक्शन होता है। या फिर उसके अलावा फिर जो कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स है जो उसी जंगल में वहाँ पर मिलते हैं, या फिर जैसा हमारे मेरघाट के जंगल में सागवान मिलता है, तो उस लकड़ी को भी फिर पुराने पेड़ होने के बाद में उसको काट के वहाँ से लकड़ी भी मिलती है। तो इस प्रकार के अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट के लिए भी वहाँ पे जो है कंट्रोल एक्टिविटी कराई जाती है, यानी उसके लिए भी नियम बताए गए कि आप ऐसे ही पेड़ को जो कट गया, जिसकी लाइफ खत्म हो गई, जो अपने आप से गिर गया, उसी को काट के ला सकते, किसी नए पेड़ को आप बिल्कुल भी नहीं काट सकते वहाँ पे। तो ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज वहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये सारा जो है ये फिर यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटीज होती है उनको अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। बीट्स, उसको बीट बोला जाता है। तो अलग अलग तालुका लेवल पे अलग अलग बीट बना के उस बीट के लिए फिर एक गार्ड
और वो गार्ड फिर 8 आवर्स की उनकी क्लॉकवाइज ड्यूटी होती है, तो रात में भी ड्यूटी होती है अलग अलग, एक 8-8 घंटे के लिए, और फिर वो उस एरिया में वहाँ पर गश्त लगाते हैं सिर्फ। तो वो सिर्फ जो जहाँ पर भी कुछ कनेक्टेड विलेजेस है, तो उस विलेजेस में वहाँ पे वो ध्यान में रखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरवेंशन वहाँ पर ना करें। तो इस प्रकार का एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद में फिर बायोस्फीयर एंड टाइगर रिजर्व आता है। ये भी हमारे कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोटिंग द सॉल्यूशंस टू रिकंसाइल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज। तो ये ऐसे बायोस्फीयर भी बनाया गया है। पर्टिकुलरली बायोस्फीयर जो है ये कोस्टल इकोसिस्टम को लग के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेराइटी आपको मिलती है बायोडाइवर्सिटी की। और कुछ स्पेसीज ऐसी है कि जो बराबर कुछ समय तक वो पानी में रहती है, कुछ समय पे ज़मीन पे आके रहती है, और इसी प्रकार से उनका लाइफ का साइकिल चलता है, और फिर वो उसी एरिया में वो ग्रो करती है, उसी एरिया में उनका सारा फूड और उनका लाइफ साइकिल चलता है। तो ऐसे एरिया को हम लोग बायोस्फीयर करके घोषित कर सकते हैं। जनरली सभी बायोस्फीयर जो है वो हमारे मरीन लाइफ या कोस्टल एरिया से या फिर लेक सिस्टम से जुड़े हुए थे वहाँ पे। दे आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड रिमेन्स अंडर द सॉवरिन जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है, लेकिन इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है बायोस्फीयर रिजर्व को, क्योंकि ये ट्रांस बाउंड्री भी हो सकते हैं या कोस्टल एरिया से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको उसके रेगुलेशंस जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि कंट्री की जो बॉर्डर है उसके साथ में उसका रिलेशन आ जाता है काफ़ी बार। तो इसलिए और ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज भी है, क्योंकि जो समुद्र है वो तो काफ़ी सारे देशों में, और ऐसे जगह पे भी कुछ स्पेसीज है कि जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर में वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो कई सारी ऐसी कंट्रीज है कि जहाँ पे समुद्र के अंदर जो हमारी बॉर्डर है वो भी डिसाइडेड है ना, कि जैसा अरबी महासागर में हम लोग गएंगे तो भारत की बॉर्डर कहाँ तक वो डिसाइडेड है। तो वहाँ तक का जो भी मरीन लाइफ आ गई पूरी, जो ओशियन आ गया, जो समुद्र आ गया, उसके अंदर का जो भी स्पेसीज है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा हमारा है। तो ऐसे जगह कुछ आपको आइसोलेटेड हो गए तो उसको फिर हम लोग वहीं पे उस पे बायो रिजर्व उसको बना सकते हैं। तो ये एक एरिया हो गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। देन टाइगर रिजर्व, ये तो वेल नोन एरिया हमारे लिए है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व आर ऑपरेटेड बाय द स्टेट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ द कंजर्वेशन डिपेंडेंट बंगाल टाइगर इन इंडिया। पर्टिकुलरली ये अभी बंगाल टाइगर के हिसाब से वहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन अभी तो कई सारी टाइगर की स्पेसीज है कि जो इंडेंजर स्पेसीज में चली गई है। द टाइगर आर मेंटेन फॉर द साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि ये सारे अलग अलग वैल्यूज है। तो दूसरा और एक हमने इंपॉर्टेंट देखा कि जो फूड चेन है उसके अंदर भी एक टाइगर का एक एग्जिस्टेंस है। तो वहाँ पर यदि शेर नहीं है तो फिर ह्यूमन भी नहीं है। तो आज हम लोग यदि फूड चेन को अच्छी तरह से समझते, तो यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो उसको शेर को भी जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि शेर जिंदा रहेगा वो जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है, वो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कंट्रोल रखता है उनका पॉपुलेशन। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर का प्रोडक्ट कंज्यूमर को कंट्रोल करता है, और वहाँ से फिर जो हमारा ग्रास लैंड है, जो हमारी अलग अलग वनस्पतियाँ है, इनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। यदि घास खाने वाले या फिर ऐसे छोटे एनिमल की संख्या यदि बढ़ गई तो वो पूरे घास के मैदान को बंजर जमीन में बदल देंगे, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा घास मिलेगा उनका फर्टिलिटी रेट, उनका ग्रोथ, उनका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, और फिर और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वो और डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेस्ट लाइफ के ऊपर, और इस प्रकार से फिर वो जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको भी कंट्रोल रखने के लिए भी यानी हिंस्र प्राणी भी जरूरी है, और जो घास खाने वाले एनिमल्स है वो भी जरूरी है, लेकिन प्लांट्स भी जरूरी है, क्योंकि हमको यदि छोटे जो इंसेक्ट्स से लेके जो बर्ड, फ्लाइज, इनको भी प्रोटेक्ट करना है। यदि बर्ड को प्रोटेक्ट करना है तो आपको जंगल लगेंगे, जंगल को बढ़ने देना है तो अनडिस्टर्ब एरिया लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे यदि आप बायोडाइवर्सिटी बदलेंगे नहीं तो कुछ बड़े स्पेसीज के जो पेड़ है वो भी बड़े होंगे नहीं वहाँ पे। तो फिर घास खत्म हो जाएंगे तो फिर पेड़ को भी खाएंगे लोग, तो फिर पेड़ बड़े होने के लिए बचेंगे नहीं, छोटे 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 जो पेड़ हम लोग है वहीं पे उसको खत्म हो जा रहे हैं। तो ये सारा चक्र है, ये सारे चक्र से यदि बचना है तो हमको आज हमको ये पता चला है कि टाइगर भी एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है और उसको प्रोटेक्ट करना हमको ज़रूरी है। और उसको यदि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो फूड चेन है वो पूरी बनी रहे बराबर। यानी उस पर्टिकुलर एरिया में यदि टाइगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे
जो भी अदर स्पेसीज है वो भी बराबर अपने आप से काम कर रही है, क्योंकि टाइगर को फूड मिल रहा है, इसका मतलब उसके नीचे वाला जो एनिमल जिसको खा रहा है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उसके वो जिसको खा रहा है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इस प्रकार से हम लोग पूरे इकोलॉजी को हम लोग एग्जिस्ट करा सकते हैं। सो द टाइगर आर मेंटेन फॉर द, ये हमने वैल्यूज देखी, साइंटिफिक वैल्यूज के लिए भी है, कई सारे जगह पे हम लोग इसका अलग अलग जो ये है पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है उसके, जैसे हाथी अपना शेर की जो हड्डियां है या उसके दांत है या उसकी चमड़ी है, ये अलग अलग हम लोग इकोनॉमिक के लिए भी, एस्थेटिक के लिए भी यूज़ करते हैं, कई जगह पे कल्चरल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को देखते हुए हमको इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज ए नेशनल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट एजुकेशन एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। तो हमको तीनों तौर पे देखना है टाइगर रिजर्व को, कि आने वाले जो नई पीढ़ी है उसको वहाँ पे टाइगर दिखना भी चाहिए। तो एक प्रकार से वो उसके लिए भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे हमको जंगल की इकोसिस्टम यदि समझना है तो वहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि जो बड़े वाइल्ड एनिमल है जो नीचे के एनिमल्स को कंट्रोल रखते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। और बाकी जो बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं वो सारे जंगल से ही मिल रहे हैं। तो जंगल में शेर है इसलिए जंगल भी प्रोटेक्टेड है एक प्रकार से, क्योंकि हम ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो शेर के डर के वजह से वहाँ पे जाता नहीं, हम लोग ज़्यादा कोर एरिया में घुसते नहीं, क्योंकि हमको डर लगता कि नहीं कोई रीछ आ गई, कोई शेर आ गया तो फिर क्या। तो इस प्रकार से जो डीप कोर जंगल है वो भी इसी वजह से बचा है, क्योंकि नहीं तो फिर ह्यूमन तो कहीं भी इंटरवेंशन कर सकता है, हम तो कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक में पे डिपेंडेंट है। तो कोर जंगल भी बचाना है या फिर अलग अलग स्पेसीज को बचाना है या फूड चेन को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारे के लिए हमको टाइगर रिजर्व जो है ये जरूरी हो गया है। तो जिन एरिया में इस प्रकार के जैसे टाइगर मिल रहे हैं हमको, हमारा ये मेलघाट का हमको पता है टाइगर रिजर्व जो है हमारा, ये इस प्रकार का गेट हरिसाल में लगा है सेमाडो के आगे करके यहाँ पे। तो वहाँ से एंट्री हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपका थोड़ा सा चेकिंग होता है वहाँ पे, या आपका कुछ व्हीकल है, और वहाँ पे कुछ जो फॉरेस्ट के अंदर घुसने वाले जो रोड बने हुए हैं वहाँ पर भी एक चौकी होती है, वहाँ पर भी ड्यूटी लगती है वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की भी। और वहाँ पे फिर यदि अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है तो उसको फिर पता चल जाता है। अब इसके अंदर फिर ये जो सारा ये है वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोग विलेजर्स है वहाँ पे उनके मदद से भी किया जाता है कई जगह पे। तो उनको भी ये सारे एजुकेशन करवाया जाता है कि भाई आप एक टाइगर प्रोजेक्ट एरिया में आपका विलेज है या फिर आप यहाँ रह रहे हो और यहाँ के ऐसे ऐसे लॉज है, यदि आपने ऐसी इलीगल एक्टिविटी में आप पकड़े गए तो आपको वहाँ पर इस प्रकार का किसी क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फिर उनकी भी मदद ली जाती है कि भाई यदि आपको ऐसे कोई दूसरे लोग जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स बोले तो दूसरे गांव से या फिर टूरिस्ट करके आए हुए हैं या फिर किसी पर्पज से आए हुए हैं, वो भी यदि आपको दिखते हैं, कोई आपको नया आदमी दिखता है जो अपने गांव का नहीं है और वहाँ पे पेड़ काट रहा है, तो वो आया कैसे वहाँ पे, तो उनसे भी हमको कुछ ऐसे रिलेशन बनाया जा सकते हैं। तो टाइगर फॉरेस्ट में ऐसे कुछ वॉलंटियर्स भी बनाए जाते हैं, कुछ NGOs है उनके जो मेंबर्स है उनको भी यहाँ पर साथ में लिया जाता है, और फिर वो लोग इस प्रकार की एक्टिविटी पे भी ध्यान रखते हैं कि उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चली, क्या किसी ने बताया, किसी दोस्तों ने बताया, और फिर उस एरिया में प्रोटेक्शन के लिए फिर ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार से टाइगर रिजर्व जो है ये एक प्रकार से सिर्फ टाइगर को ही रिजर्व नहीं करता है, लेकिन पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो फॉरेस्ट है, कोर फॉरेस्ट है, जो स्पेसीज है, वो अपने आप से वहाँ पे फिर प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के लिए बात करते हैं। हमारे इंडिया में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये एक लिस्ट है यहाँ पे नेशनल पार्क की, जैसा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा, ये हमारे MP में कान्हा किसली करके, यहाँ पर भी टाइगर होता है, पट्टे वाला वाघ यहाँ पर भी देखा गया है। रणथंभौर भी है हमारा राजस्थान के बॉर्डर पे, वहाँ पे मेरे ख्याल से। देन बांधवगढ़, ये दोनों भी मेरे ख्याल से राजस्थान में। पेरियार ये केरल में है। देन ताड़ोबा ये हमारा नागपुर और ये जो मेरघाट वाला जो बीच का भाग है चंद्रपुर, ये वाला ताड़ोबा यहाँ पे आ गया। देन सारिस्का, और ये गिर ये गुजरात में हमारा, मेरे ख्याल से सारिस्का भी गुजरात में है, और कांजीरंगा ये आसाम में है। तो ये कुछ नेशनल पार्क है। तो आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी करनी है कि आप ये जो लिस्ट है इसको हिसाब से आपको एक टेबल आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि भाई सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है उसका, उसको आप देखो।
फिर वहाँ पे कौन सी स्पेसीज है। सो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईयर, फिर वहाँ पे स्पेसीज किसी स्पेसीज के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे कोई ऐसी कुछ 2-3 स्पेसीज आपको मिलेगी, एनिमल या प्लांट या फिर इस प्रकार से, तो वो स्पेसीज यहाँ पे कौन सी है। उसके बाद में एरिया उसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है, और जो भी आप हेक्टर में या कुछ रख सकते हैं, तो स्क्वायर किलोमीटर में एरिया उसका कितना है, कौन से स्टेट में आता है, वो एक सिंगल स्टेट में है या फिर 2 स्टेट में है, तो 2 स्टेट के नाम हम लोग वहाँ पे पता कर सकते हैं कि उसके अलावा फिर ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिक केस स्टडी, आपको कोई स्पेसिफिक केस स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप देखिए, जैसा कि कुछ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहाँ पे किसी स्पेसीज के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया गया, और उसके लिए फिर वहाँ पे स्टडी की गई है, और फिर उस स्पेसीज को हम लोग कैसे बढ़ा सकते, उसके लिए भी ये जो नेशनल पार्क है इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट है कि जो अलग अलग रिसर्च करना चाहते हैं, तो जैसा कि मारुति चिदम्बली को आपने सुना होगा। मारुति चिदम्बली एक हमारे चिकलदरा में, पहले वो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब वहाँ पे वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, DFO थे, हमारे चिकलदरा मेघाट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर तो थे ही, लेकिन उनको शौक था कि अलग अलग वाइल्ड एनिमल के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उन्होंने फिर किसी नेशनल पार्क में जाके, वो आप डिटेल थोड़ा सा ढूंढिए, मैं आपको सिर्फ क्लू बता रहा हूँ कि जैसा, फिर उन्होंने जो जंगली कुत्ते होते उनके ऊपर पढ़ाई किया। तो उनका काम ये था सिर्फ हर दिन जंगल में जाने का और उनके जो हैबिटेट है उसकी रिकॉर्ड रखने का, फिर उनका रहने का एरिया कैसा है, पथरीले एरिया में रहते हैं कि घास के एरिया में रहते हैं, फिर उनका घूमने का एरिया कौन सा है, किस रास्ते से वो जाते हैं, या उनके जो फुटप्रिंट्स है वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, कौन से समय पे वो आराम करते हैं, कौन से समय पे वो शिकारी के लिए घूमते हैं, और कौन से एनिमल को खाते हैं। तो वेराइटी ऑफ स्पेसीज जिसको वो खा सकते हैं, उनका भी पूरा ऐसा कम से कम 5-6 साल तक उन्होंने पूरी सेंचुरी में रह के उन्होंने उनकी पढ़ाई भी की। तो ऐसे कुछ रिसर्च प्रोग्राम भी कई जगह पे चल रहे हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो MSc जूलॉजी या फिर ऐसे जो कुछ ग्रेजुएट्स है, जो अलग अलग R&D एक्टिविटी में जो इनको इंटरेस्ट है, जो इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनको इंटरेस्ट है, तो वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो अमरावती में अपने यहाँ पे एक हमारे किशोर रिठे करके है, हमारे निशिकांत काळे सर करके है, ये जो लोग हैं निशिकांत काळे सर बर्ड के ऊपर पर्टिकुलरली काम करते हैं, किशोर रिठे जो है वो टाइगर के ऊपर काम करते हैं। तो ये अमरावती के कुछ लोग हैं लेकिन नेशनल लेवल पे जुड़े हुए हैं, और ऐसे सारे अलग अलग कमिटीज़ में भी उनको बुलाया जाता है। हमारे चिकलदरा में अभी एक मुरतका सर करके सिपना कॉलेज के, उनको अभी पूरे अपने भारत में अलग अलग जगह पे ग्रास लैंड को कैसे ग्रो करना, उनके ऊपर उनके एक्सपर्टाइज है। ही इज MSc एनवायरमेंट, लेकिन घास की अलग अलग स्पेसीज को कैसे जिंदा रखना, उसका प्लांटेशन कैसे करना, उसमें वहाँ पे एनिमल की इकोलॉजी कैसी खड़ी करना, उसके लिए उनकी रिसर्च है। तो अब वो लोग अलग अलग फॉरेस्ट में वहाँ के जो गार्ड है उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी जाते हैं। जैसा कि अपने यहाँ पर चिकलदरा में भी एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, FTS बोला जाता है उसको। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में अपने महाराष्ट्र में ऐसे 2-3 जगह पे फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। एक चंद्रपुर में भी है, मेरे ख्याल से एक सांगली में है, एक अमरावती में, हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में अमरावती के नाम से जाना जाता है उसको, लेकिन वो चिकलदरा में। तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जो नए लोग आते हैं, जो गार्ड बन के आते हैं या जो फॉरेस्टर बन के आते हैं या जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर, तो जो डिपार्टमेंट में रिक्रूट होते आते हैं उनको वहाँ पे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग में उनको फिर फॉरेस्टर की ड्यूटी कैसे करना है, अलग अलग स्पेसीज़ की पहचान कैसे करना है, उनके बारे में जो कंजर्वेशन की मीन्स है, ये नेशनल पार्क्स और ये सारा इनके लॉ क्या है, उनका सारा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनके वहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग होता है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे उनको रहना होता है, डेली एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। और ये भी सारा इसीलिए हो रहा है कि जो फॉरेस्टर है वही प्रोटेक्शन करने के लिए मेजर को एस्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि जो लॉ है कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, वो लॉ को एनफोर्स करने का काम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर जो भी टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए। तो वो लोग ये सारे चीज़ों को उनको ट्रेनिंग दे के फिर उनको हम लोग वहाँ पे करवाते हैं। तो ये सारे जो ऐसे जो पार्क है, तो वहाँ पे आपको कोई केस स्टडी मिलती है क्या? इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि कोई हमको ऐसा इशू और प्रॉब्लम, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई उस एरिया में कोई ऐसा इशू होगा कि वहाँ पे कोई बड़े तौर पे कोई चोरी हो गई या किसी एनिमल्स को एकदम से मार दिया गया
या फिर ऐसा कोई शिकारी आ गया यहाँ पे, किसी को भी कोई बड़ा फ्रॉड हो गया वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए कहीं लकड़ी चुराई गई बड़े पैमाने पे, या फिर चंदन की लकड़ी भी फॉरेस्ट से चुराई जाती है। तो कुछ ऐसे भी गिरोह है कि जो इस प्रकार का वाइल्ड लाइफ के लिए जो ट्रेड है वो ट्रेड भी करते हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज भी आपको मिलेंगे ये नेशनल पार्क एरिया में, क्योंकि जब नेशनल पार्क बनने के थे उसके पहले कुछ ऐसे इश्यूज रेज हुए जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस के थे, या फिर उसमें ऐसे कोई बड़े रैकेट्स मिले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और फिर वहां से पता चला कि ये तो बायोडाइवर्सिटी को डेंजर है, और यदि हमको हमारे कल्चर को, इंडिया को प्रोटेक्ट करना है तो फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। और फिर इंटरनेशनल लॉ के जरिए फिर हमने धीरे धीरे ये जो सारी पॉलिसीज है नेशनल पार्क के लिए, बाकी सारी ये सारी हमने बनाई है। और इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी स्पेसीज आपको वहाँ पर मिल रही है, और यदि ये कोई पर्टिकुलर स्टेट में है तो ये स्टेट के लिए आपको ये भी देखना है कि इस स्टेट का जो वाइल्ड एनिमल है या फिर फ्लावर है, जैसा हम लोग यदि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारा एक वाइल्ड एनिमल है, या फिर हमारा एक फ्लावर है, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई राज्य फूल, स्टेट एनिमल। तो इस प्रकार से ये किसी सेंचुरी में आपको ये भी मिलेंगे कि भाई उस जिस राज्य में ये बना है नेशनल पार्क, उस राज्य का जो भी कोई एनिमल या ऐसा जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है वो पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकता है कि ये नेशनल पार्क बनाया गया होगा। तो ये भी हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। उसके बाद में फिर कुछ सेंचुरीज है, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसा भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बर्ड काफ़ी प्रकार के माइग्रेशन करके भी आते हैं और उनके लिए इकोसिस्टम अच्छी यहाँ पर मिल रही है। पर्टिकुलरली यहाँ पर बर्ड के लिए क्या है कि उनको एक पानी का हैबिटाट, उनको खाने के लिए जो भी उनको इंसेक्ट्स चाहिए या फिर उनको जो क्रॉप चाहिए वो भी उनको वहाँ पे मिलने चाहिए। और पर्टिकुलरली बर्ड का होता है कि एक जियोग्राफिकल कंडीशन उनको लगती है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी चलता नहीं, उनको कोल्ड भी नहीं चलता, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स है वो एग्जिस्ट कर सकते कॉमन टेम्परेचर पे। तो वहाँ पर ऐसी सेंचुरीज बनाई जाती है। फिर कर्नाड़ा करके एक, उसके बाद में रंगथिट्टू है, दिन वाइल्ड एस वाला है एक, दिन जल्दापारा, नागजीरा, ये नागजीरा हमारे महाराष्ट्र में का है। उसके बाद में राधानगरी है एक, ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड, ये भी अपने को सेंचुरी है। ये पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए भी बनाई गई है कुछ, जैसा वाइल्ड एस और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। हमारे वर्धा में भी अभी एक हमारा एक बर्ड सेंचुरी बनी है, बोर अभयारण्य वर्धा जिला में, वहाँ पर भी एक पक्षी अभयारण्य करके उसको बोला जाता है, बर्ड सेंचुरी। हाँ, अब ये कैसा है, जो मुझे मिला उसमें से मैंने नाम यहाँ पे डाल दिए। अभी हो सकता है इसमें और भी कुछ हमको नए काफ़ी सारा काम उस पर करना है कि और ऐसी सेंचुरीज भी हो सकती है जो यहाँ पे छूट गई होगी। तो अभी मुझे बोर याद आया, तो ये भी एक पक्षी अभयारण्य है हमारे महाराष्ट्र में, अभी वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पर है। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की ऐसी वाटर बॉडीज़ है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। अब ये सारे के लिए आप थोड़ा सा इसको यदि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से समझ सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। यदि आपके करंट इशू के अंदर यदि ऐसा कोई न्यूज़ आ जाती है, आपको एडिटोरियल में आपको कहीं ऐसी न्यूज़ मिल गई, या कहीं किसी एक आधे क्राइम हो गया भाई फॉरेस्ट के रिलेटेड, या किस स्पेसीज के लिए कोई तो भी एक ड्राइव चलाया गया, तो फिर वो ड्राइव किस स्टेट में, किस नेशनल पार्क में या सेंचुरी से रिलेटेड था, और फिर उसका लोकेशन इंडिया में कहाँ था, तो उस संदर्भ में आपको ये जो मैप है इसको हमको यहाँ पर हमने रेफ़र करना चाहिए। जैसा अभी नेशनल पार्क में हम लोग महाराष्ट्र यदि देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ताड़ोबा जो है ये यहाँ पर, और नागजीरा, ये दोनों भी नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, ये चंद्रपुर वाला इलाका है, ये नागजीरा बोले तो भंडारा वाला इलाका है। तो भंडारा में नागजीरा अभयारण्य और ये ताड़ोबा अभयारण्य चंद्रपुर में। तो ये इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। एटलीस्ट जो स्टेट हमारे से थोड़ा सा कंसर्न है या जहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल इशू आ जाता है तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा यदि आप रेफ़र करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे केरल में नहीं दिखाई दे रहा है वो मुझे, कंकर वैली नहीं है यहाँ पर, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में हमारे को पेंच, ये भी हमारे महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, पेंच और कान्ना किसली जो है ये हमारे एमपी में पास में ही है हमारे। ये राजस्थान के मेरे ख्याल से बांधवगढ़,
ये भी एक यहाँ पर दिख रहा है हमको। ये सातपुड़ा जो है, ये सातपुड़ा भी एक एमपी के अंदर ही भी एक ये अभयारण्य बनाया गया है, जो हमारे महाराष्ट्र के जस्ट बाउंड्री के ऊपर ही है यहाँ पर। तो इसको ये गिर का हमने यहाँ पर देखा, जो हमको जनरली नाम मालूम है, जैसा ये गुजरात में गिर यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कांजीरंगा ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, आसाम में दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हम लोग इस प्रकार से थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये कुछ हो गए नेशनल पार्क्स। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुछ मेजर जो है नेशनल पार्क, उसका लोकेशन आप मैप में दिखा पाए। यदि कोई क्वेश्चन में यदि रेफरेंस आता है तो आप थोड़ा सा ऐसा एक लाइन मैप इंडिया का बना के थोड़ा सा, यदि हमने ऐसा ऐसे बनाया, यदि कुछ ऐसा कुछ मैप बना सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप जैसा दिखा सकते हैं कि वो यहाँ पे ताड़ोबा या चंद्रपुर, ये 2 सेंचुरीज हमारे महाराष्ट्र के अंदर, या ऐसा कुछ है। तो ऐसा रफ स्केच के लिए आपको ये थोड़ा सा रेफर करना चाहिए, जहाँ पे एक ऐसा रफ स्केच भी आपने आंसर के साथ में यदि बना दिया उस लोकेशन को वहाँ पे दिखाने के लिए, तो भी उसका एक वेटेज थोड़ा सा आपका आंसर का बढ़ जाता है। तो ये मेंस एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा मैप को देखना है। फिर वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, ये तो काफ़ी सारी है हमारे यहाँ पर। तो हमारे महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल, ये मुंबई में जो है हमारा, तो ये सेंचुरीज के तौर पे आ रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी बर्ड की स्पेसीज है। अभी आप देखेंगे 2 साल पहले वहाँ पे एक इशू हुआ था संजय गांधी पार्क के लिए, मालूम है आपको? 2 साल पहले इशू हुआ था आपको। इसीलिए ये न्यूज़पेपर के एडिटोरियल इसीलिए पढ़ना होता है कि जो ऐसे हॉट इश्यूज़ है, या जो इश्यूज़ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर्टिकुलरली, इससे रिलेटेड आते हैं, क्योंकि ये सारा एक में एक से रिलेटेड है। तो जो हमारा मेट्रो है, मुंबई मेट्रो का जो एक यार्ड है बनाने का, जहाँ पे यार्ड के अंदर मेट्रोस के जो उसका मेंटेनेंस का भी जो बनाया जाता है, मेंटेनेंस का कारखाना जो बनाया जाता है, उसके लिए उस पार्क के अंदर में की ज़मीन अक्वायर करके उसको दे दी गई थी। जो भी नई सरकार, ठाकरे सरकार जो आई अभी, उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया वो जगह को, क्योंकि कई सारे फॉरेस्ट और कई सारे एनजीओज आगे आ गए थे। उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया था कि ये संजय गांधी जो उद्यान है उसको खतरा है यहाँ पर, इस एरिया को। दूसरी जगह ऑलरेडी महानगर मुंबई के पास में है, तो महानगर पालिका ने दूसरी जगह में उसको पार्क की जगह देनी चाहिए, जो उनका यार्ड है उसके लिए जगह देनी चाहिए। लेकिन पार्क में से जगह, क्योंकि वहाँ पे फिर बड़े बड़े पेड़ काटना भी शुरू हो गए थे, और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ भी चलती है। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी कभी इलीगल तौर पे करी जाती है। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं कि जो कभी कभी ऐसे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि अभी मुझे जो वहाँ का जो पता चला, तो वहाँ पे वो ऐड बनाने के तौर पे सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, जगह जगह दे दी करके, और फिर वहाँ पे कोई तो भी कॉन्ट्रैक्टर को भेज दिया गया, उसने बड़े बड़े पेड़ काटना भी शुरू कर दिया, और काटे वाले पेड़ उठा के लेकर भी गए। जब तक कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या कोई एजेंसी उसका पूरा सर्च नहीं चालू करती, पूरा देखते नहीं कि किसने ऑर्डर निकाला, फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किसने किया, फिर वहाँ पे काटने की परमिशन किसने दी, तब तक उसने 100-150 पेड़ सागवान के काट के या जो भी दूसरे भी काट के वो ला के बेच भी दिए, तो उसका काम तो हो गया। क्योंकि ये सारा होते होते तो 1-1.5 महीना भी चला गया, तो उसकी तो एक्टिविटी काटने की और वो सब ले जाने की चालू है वहाँ पे। तो एक प्रकार से किसी सरकार के ऑफिसर ने या एजेंसी ने उसको मदद की, और इसलिए उसने वो काट भी डाला। जब काटना शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं यहाँ पे। फिर एनवायरमेंटलिस्ट आए, फिर उनका जो पूरा सब मोमेंटम बना सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, और उसके बाद में फिर उसकी बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट हुई। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी संज्ञान लिया, और फिर उसके ऊपर सारा जो इंक्वायरी है वो शुरू हो गई। तो ये सारी एक्टिविटी ऐसी भी कई जगह पे होती है कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी एक आधे बार इन्वॉल्व होता है, और फिर उसका भी कुछ ऐसा इशू बनता है। तो ये ऐसे सारे कुछ है कि जैसा अब ये संजय गांधी नेशनल पार्क में जो एक्टिविटी हुई, उसी प्रकार से अभी वैसा चिकलदरा में भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक स्काई वॉक का प्रोजेक्ट चालू है। स्काई वॉक का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो जंगल के ऊपर से पूरा एक ग्लास का ऐसा फ्लोर बना के, सबसे पहला इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको फॉरेस्ट की परमिशन नहीं है, बंद पड़ चुका है वो काम अभी। क्योंकि वो जो लैंड है वहाँ पे एक्विजिशन के लिए फॉरेस्ट के तहत फॉरेस्ट से पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है। तो जो लोकल लैंड थी वहाँ की, वो तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक्वायर कर ली, लेकिन जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस आना चालू हो जाएंगे, जो जिसके ऊपर से वो स्काई वॉक बन रहा है,
वो जो एरिया है वो एरिया में वहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ जाएगा ना, वहाँ के स्पीसीज को भी खतरा हो जाएगा। तो बाय रूल परमिशन जरूरी है, फॉरेस्ट की रिटर्न परमिशन की, भाई इस एरिया में आपको ये इसके लिए एक्टिविटी के लिए, टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए इसको आपको यूज़ करने के लिए अंडर सर्टन कंडीशन आपको दिया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई टूरिस्ट जो है वहाँ पे थ्रेट नहीं पहुँचाएगा, फॉरेस्ट स्पीसीज को प्रोटेक्ट रखेगा, टाइगर प्रोजेक्ट है, पोल्यूशन की लेवल भी आप मेंटेन रखेंगे, जो प्लास्टिक पोल्यूशन होता है टूरिस्ट स्पेस के ऊपर उसको भी आप लोग अवॉइड करेंगे। तो ऐसी सारी कंडीशन। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने हमने एक ये माहिती अधिकार के अंदर पत्र लेटर दिया था हमने, तो उन्होंने बताया कि अभी कोई परमिशन नहीं मिली है, MOF से भी नहीं मिली, फॉरेस्ट से भी नहीं मिली, टाइगर रिजर्व से भी नहीं मिली है, और प्रोजेक्ट तो खड़ा भी हो गया, आधा खड़ा हो गया, पैसे भी इन्वेस्ट हो गए, बाद में पेंडिंग पड़ा है अभी। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ से इस प्रकार से है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट जो है वो कंजर्वेशन फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया है वो, तो प्रोटेक्टेड एरिया में इस प्रकार की एक्टिविटी करने को इलीगल है। लेकिन अभी जैसा इसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया वो कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही कमीशन ले लिया गया, उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया और उसको काम शुरू करने में लगा दिया गया, लोगों को थोड़ा सा चुप रख दिया गया कि नहीं आप कुछ उसमें बोलेंगे नहीं करके। और जब कॉन्ट्रैक्टर का काम आधे में आ गया तो सरकार भी वैसे ही बदल गई, वो कॉन्ट्रैक्टर से लिया गया कमीशन तो वो पार्टी को मिल गया, या जो भी कंसर्न था उसको मिल गया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर देखते बढ़ेगा, वो एजेंसी देखेंगी, वो फॉरेस्ट देखेगा, और ऐसे भी कई इश्यूज़ है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं कि जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का हमको परमिशन नहीं मिलती है, तो वो प्रोजेक्ट को हम लोग हाथ में नहीं ले सकते। और इसीलिए जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन जो है, पर्यावरण तज्ञ जो है, उनको वहाँ पे आगे आना पड़ता है कि ये सारी इंक्वायरी करके फैक्ट पता करें, ताकि हम लोग उसके लिए कुछ वहाँ पर कर पाए। तो ये सारा बायोडाइवर्सिटी का जो है, लॉ से तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे उसको, लेकिन लॉ को एनफोर्स करने के वाली जो एजेंसी है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लॉ को वो एनफोर्स कर पाए ग्राउंड लेवल पे, ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो। यदि वो नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको लॉज का प्रोटेक्शन है वो भी देखना है। ये एक इसी प्रकार का एक मैप है, ये हमारा टाइगर रिजर्व के लिए जो सा बनाया हमने। तो हमारे महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से एक मेगा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे, और ये MP में जो है वो पेंच, तो ये यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर फिर कान्ना किसली है। तो ये जो तीनों मैप है, इसको आप थोड़ा सा रेफर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा याद रखने के लिए भी ख्याल में आ जाएगी कि कौन से स्पेशल टाइगर रिजर्व है जो बनाए गए हैं। तो फिर ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तो ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लायक है। जैसा कि गिर सेंचुरी प्रोजेक्ट जो है, ये उसी की वजह से बना कि वहाँ पे एक स्टडी के लिए रिसर्च के तौर पे लिया गया, उसको फिर प्रोटेक्ट किया गया, और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में फिर वहाँ पे अलग अलग मीन्स जो है वो वहाँ पर इम्प्लाई किए गए। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको इसकी कम से कम थोड़ा सा एक पैराग्राफ में प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर, वो टाइगर रिजर्व अलग हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर बोले तो क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक कंजर्वेशन का मेजर बनाया कि जिसमें लिखा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पर्टिकुलरली। इसमें ये जो सारे जो है इसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव और स्पेशल कंसर्न, ये आपको थोड़ा सा देखना है कि जैसा प्रोजेक्ट टाइगर का तो हमको नाम से पता चल जाता है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो हमारा टाइगर है, इंडियन टाइगर जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर प्रोजेक्ट टाइगर पूरे नेशनल लेवल पर बताया गया। फिर उसके अंदर फिर अलग अलग स्टेट से इंफॉर्मेशन मंगाई गई, फिर कौन से एरिया में कहाँ है उसका मैपिंग हुआ, फिर बायोडाइवर्सिटी और सारा देख के फिर उसके बाउंड्रीज डिसाइड की गई, और उसके हिसाब से फिर टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर फिर कुछ प्रोग्राम भी दिया गया। दूसरा है इसके अंदर कुछ कंटिन्यूस प्रोग्राम। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट, जो टाइगर रिजर्व है, उनको साल भर का एक प्रोग्राम दिया होता है कि आपको जैसा टाइगर जो डे है वहाँ पे उस समय आपने कुछ वेबिनार या इस प्रकार के कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, या फिर कुछ पोस्टर, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, अवेयरनेस के लिए भी आपने काम करना चाहिए। या फिर वहाँ पे कोई ऐसा एखादा कोई फ्रॉड हो जाता है, यहाँ पे कोई किसी टाइगर को मार के चोरी कर दिए, या फिर साल भर में आपको वहाँ पर नोंद रखनी होती है कि आपके टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व एरिया में जितने विलेजेस आ रहे, वहाँ पे कोई शेर मर गया तो उसका फिर पूरा स्टडी करना पड़ता है, उसका फोटोग्राफ, उसका पंचनामा करना होता है, उसकी साइज, शेप, उसका हैबिटाट, उसको यदि टैग लगा होगा तो टैग वो माइग्रेट हो चुका है कि इसी जगह का है, ये सारी स्टडी भी करनी होती है।
तो ये ऐसे सारे जो टास्क है वो ऑलरेडी प्लेन वेल डिसाइडेड है। तो वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर उनको ऐसे कुछ प्रोग्राम दिए गए कि जो कंटिन्यूसली वहाँ पे चलाने होते हैं हमको। तो ये सारे कुछ ऐसे है। तो इसकी समरी आप हर एक इसकी देख सकते हैं आप थोड़ा सा, जैसा हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट जो है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यदि ये आपको आया कहीं तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बताते आना चाहिए। प्रोजेक्ट हंगल, देन क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ये भी बीच में काफ़ी चलाया गया है हमारे यहाँ पे। तो ये ऐसे जो है इसको आप थोड़ा सा इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर कीजिए। तो इस प्रकार से आप यदि शॉर्टकट में उसका समरी बनाते हैं तो हर एक के लिए आप छोटा छोटा एक पैराग्राफ बना सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो किस प्रकार से प्लान किए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्चुअल कंजर्वेशन मेजर्स है जिसके जरिए हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज या ऐसा बनाया गया है। अब ये देखते थे क्रोकोडाइल वाला जो है तो उनका जो संख्या खत्म हो रही थी तो वो बाकायदा बढ़ाई गई, फिर उस प्रकार का हैबिटेट वहाँ पे बनाया गया है, टेम्परेचर मेंटेन किया गया उस जंगल में, उनको उस प्रकार का डेली फूड जो लगता है एक समय पे लगता है वो दिया गया, ताकि उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो बराबर बना रहे। नर मादी का जो भी साइकिल बनना चाहिए वो बनना चाहिए, उनका ब्रीडिंग होना चाहिए, उनको एग्स देने के लिए जो सूटेबल जगह चाहिए वो भी जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए भी कुछ आर्टिफिशियल ऐसी स्पेस जो आइलैंड टाइप ऐसा कुछ बनाया गया, और इस प्रकार से उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया, आर्टिफिशियली बना के दिया गया, और ताकि वो जो स्पेसीज है वो ग्रो कर सके। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के तहत कई जगह पे किया गया है। अब ये सारा जो है जो हम लोग अभी तक का जो हमने बात की है इसके लिए हमको ये सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं लॉज से। तो यहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये सारे कुछ लॉज है। आपको ये पूरे लॉज में तो जाना नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि कोई इस प्रकार से कोई कोई केस हो जाती है कि जैसा कि भाई अपने समझ लो अमरावती में भी हमने अभी देखा कि भाई जो शेर की जो खाल है वो पकड़ी गई, तो वो शेर की खाल यदि पकड़ी गई तो फिर कौन से एरिया में से पकड़ी गई, फिर वो टाइगर रिजर्व था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, सिर्फ जंगल था कि टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया होगा तो फिर अलग लॉ लगेगा वहाँ पे, टाइगर रिजर्व का लॉ लग जाएगा वहाँ पे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वाइल्ड लाइफ का लॉ थोड़ा सा रिलैक्स है, तो वो हमको देखना होता है। तो फिर ऐसा कोई यदि केस आ जाता है इंडिया में हमको, तो उसके लिए फिर जो धाराएं लगाई गई एक्यूज के अगेंस्ट, वो धाराएं फिर कौन से लॉ से आ रही, तो उस लॉ को एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक रिसेंट केस स्टडी बन जाती है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमको न्यूज़पेपर में आपको द हिंदू वगैरह जो है हमारे मैगजीन एडिटोरियल में कभी कभी या एडिटोरियल के पेज के ऊपर ऐसे कंसर्न आ जाते हैं कि भाई इस प्रकार का ऐसा ऐसा लॉ से, या फिर कई जगह पे सुप्रीम कोर्ट कई जगह पे ऐसी कुछ चीज़ें चलवाता है कि जिसके जगह कुछ सुनानी होती है और फिर ऐसे कुछ बंधन लगाए दिए जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। तो उस समय फिर जो पर्टिकुलर एक्ट वहाँ पे आ रहा है उस एक्ट को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो ये क्योंकि वो एग्जाम में उसका कंसर्न आ सकता है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो सारे लॉज है आखिर में इसका फिर से रिलेशन हुई है कि इकोनॉमिक सिचुएशन भी यहाँ पे बन जाती है कि जैसा कि अभी मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक हमारी थोड़ी डाउन हो रही है, जो ट्रेड है वो कम हो चुका है, लोगों को जैसा चाहिए वैसा काम नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन जब आती है तो फिर लोग गलत चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, एडॉप्ट करते हैं हम लोग कि भाई चोरी करना, कोई अपराध करना या गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए भी लोग एनफोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ ओनली सच साइज ऑफ सिचुएशन। तो उसके वजह से फिर जो वो थोड़े बड़े जो गलत काम करने वाले, ट्रेड करने वाले, ऐसे वाइल्ड लाइफ ट्रेड करने वाले, उनको सपोर्ट करते। और फिर इस पैमाने पे फिर ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा सतर्क रहना होता है कि भाई लोगों को नहीं मिल रहा है जॉब, तो लोग फिर जंगल से ऐसे कुछ चुरा के उसको बेचे, फिर वो ऐसा करके एक बड़ा रैकेट भी बड़े पैमाने पे चलता है। तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ में भी यानी वो जो तस्करी है वो भारत से बाहर होती है, क्योंकि यहाँ पर बेचना मना है। तो जो देश में वहाँ पे ऐसे एनफोर्स एजेंसीज कम है वहाँ पे, तो उस एरिया में जाके वहाँ पे बेचा जाता है, तो फिर वो इंटरनेशनल लॉ से भी वहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक में एक से कनेक्टेड होती है। तो उसके लिए फिर हमको जो कंसर्न लॉ वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है उसके तहत हमको वहाँ पे देखना होता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है, ये 2002 का है। ये स्पेसिफिकली बनाया गया था 2002 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का इशू जब रेज हुआ तब पता चला हमको कि सिर्फ ये टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी बनाया गया। फिर द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा, ये भी बनाया गया कि
ऐसे कुछ व्यापार करने के लिए पूरी तरह से बंदी ला दी गई है। देन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, फॉर्मरली IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो ये अभी भी एक एक्टिव बॉडी है जहाँ पे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ हो जाता है तो ये सारे उसके ऊपर हमको लॉ से प्रोटेक्शन देते हैं। देन इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये भी एक है हमारा IBWL। ये हमारा नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। अभी मैंने कहाँ कंसर्न आया था मेरा, मैंने उसको उस दिन पढ़ा था। तो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी है और ये सेंट्रल का भी है हमारा बोर्ड, दोनों भी बोर्ड है हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट में बने हैं। और ये WWF, ये आपको मालूम है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये हमारी पुरानी इंडिया में हमारा एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक अच्छा एक उदाहरण है कि यहाँ पे इसके तहत हमने एक्टिविटी शुरू की। अब ये जो कुछ ये है कंसर्न जो मैंने आपको बताया कि जैसा CITES है, उसके बाद में IUCN है, IBWL है, WWF, पर्टिकुलरली WWF, इसके आप वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट कीजिए तो कुछ ऐसे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे कि जो WWF स्पॉन्सर करता है, यानी WWF फंड देता है आपको कि आप ये कंजर्वेशन मीन आपके सेंचुरी में या आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में या टाइगर प्रोजेक्ट के लिए या किसी बर्ड स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मांग सकते हो। तो WWF के जरिए आप ऐसे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग भी करवा सकते हो। जो फंडिंग यानी आपको एक प्रोटेक्टेड प्रोग्राम आप दे सकते, तो उनके वेबसाइट पे ऐसे कुछ कॉल आउट्स भी दिए जाते हैं कि आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी दिया जाता है कई जगह पे फंडिंग। अब ऐसा कुछ ये जो हमने देखा है ये सारे इन सीटू वाले जो थे हमारे, जो एक्चुअल लोकेशन के ऊपर हमने किया, ऐसे कुछ एक्स सीटू कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट्स भी है जहाँ पे हमने कई जगह पे, हमको मालूम है कई जगह पे हमने जू बनाए हैं या फिर बॉटनिकल गार्डन भी बनाया है जब से हमने, कि वहाँ पे आपको ये सारी स्पेसीज हमने प्रोटेक्ट की है। देन जीन बैंक बनाई है, सीड बैंक बनाई है हमने, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये इसकी वेबसाइट आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इनके तहत कौन से स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। NBPGR, उसके बाद में फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी अभी आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी स्पेसीज या प्लांट देख रहे हैं तो वो रिसर्च ये दो जगह से एक जगह तो आता ही है, एक तो आइदर इट से प्लांट और एनिमल या फिर बर्ड, तो उसके तहत फिर वहाँ पे सारा R&D या जो भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है वहाँ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो ये हमारे ध्यान में थोड़ा सा होना चाहिए। देन नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पे अलग अलग प्लांट के टिश्यू कल्चर जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं, मेरे ख्याल से पूना में है मेरे ख्याल से ये। और इसी प्रकार से अभी एक बटरफ्लाइज के लिए भी एक एजेंसी बनाई गई है, तो वो भी वहाँ पर भी हम लोग ऐसे प्रकार से और हमारे पूना में और एक है मेरे ख्याल से NBL नेशनल, वहाँ पर भी अलग अलग जो बायोलॉजिकल स्पेसीज है सभी प्रकार की, उनका जो टिश्यू है या उनका जो कल्चर है उसको भी रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंजर्वेशन मीन्स है जो XC2 कंजर्वेशन मीन्स है, यानी यहाँ पे दूसरे जगह पे उसके ऊपर R&D करके उसको बढ़ा के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स है जो हमने यहाँ पे देखे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो अलग अलग लॉज है उसको भी हमको समझना है। अब ये जो सारा हमने देखा कि ये जो लॉज है या जो फिर हमने नेशनल पार्क सेंचुरीज बनाई, इससे तो एक तो काम तो हो ही रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी का जो है वो कंजर्वेशन हो रहा है, लेकिन इसमें इसके आगे हमको एक स्टेप और जाना है जो हम लोग आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो चीज़ें हमने देखी कि भाई टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया है और वहाँ पे कोई शेर यदि मरा वाला पा गया तो फिर उसका हमको R&D करके हमको पता चला कि भाई इसको पॉइजन दे के मारा गया, तो फिर वो पॉइजन बॉडी में डाला, उसमें डाला किसने, फिर डाला तो फिर ऐसे कितने वाटर बॉडीज में पॉइजन डाला, फिर वो उनका कुछ ऐसा स्पेसिफिक पर्पस था गया कि भाई ट्रेड के लिए तो ये काम नहीं किया गया या अननोइंगली हो गया, तो उसके लिए रिसर्च भी करना होता है। तो ऐसे चीज़ों की वजह से कुछ सोशल इश्यूज भी रेज हो जाते हैं, जैसा कि हमारे अभी जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो मेलघाट गुगामल जो टाइगर रिजर्व वगैरह जो है, यहाँ पर अभी क्या है कि मैं अभी देख रहा हूँ, मैं जब छोटा था स्कूल में था तो हमारे चिकलदरा के आसपास में कई ऐसे छोटे छोटे आदिवासी गांव थे, विलेजेस थे, जिसमें से कई गांव अभी वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, रिहेबिलिटेशन ऑफ द विलेजेस किया गया।
तो क्योंकि वो लोगों को बताने के बाद में भी उनके जो कैटल्स है, उनके जो जंगल में चरने के लिए जाते हैं, उनके गैया भैंस जो भी बकरी या जो भी उनको है, जिनके पास में भी खेती के लिए पर्टिकुलर उनके पास में गाय बैल और होती है, और दूध के लिए वो लोग भैंस भी पालते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में है तो घास तो मिल ही जाता है। तो जो ऐसे कैटल जो है, वो लोग कैटल अंदर जाके जंगल में चरने के लिए जाते हैं, और जब शेर उनके ऊपर हमला कर देता है तो फिर वही कंप्लेंट करते हैं कि भाई मेरे भैंस तो इतने लाख रुपए की थी, उसके मेरे को पैसे दो। और फिर वो ग्राम पंचायत के पास में आके, फिर गवर्नमेंट के पास में आके, तहसीलदार को आके, कलेक्टर को आके, फिर वहाँ पर कोई लोग उपोषण को आके बैठ जाते हैं कि भाई हमारे ऐसा ऐसा हो गया। तो उसका कारण क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया बताया गया है उसको, रूल को आपने फॉलो नहीं किया। 24 घंटे तो वहाँ पे कोई गार्ड तुम्हारे साथ में रहेगा नहीं, लेकिन आपने इंटरवेंशन किया। लेकिन उसके वजह से क्या हो जाता है कि फिर ऐसा एक गांव में हो गया, एक गांव की कोई पेपर में न्यूज़ आ गई, फिर दूसरे गांव वाले को भी पता चलता कि अरे मेरी भी तो गाय को शेर ने मारा था, वो भी आ जाता कंप्लेंट करने के लिए। और एक प्रकार के ऐसा सोशल इशू बन जाता है वहाँ पे कि भाई ये नहीं ये यहाँ पर शेर तो हमारे इसको हमेशा ही मारता। तो हमारा पर्पस तो दोनों है, हमको कैटल भी चाहिए, हमको हैबिटेट भी चाहिए, आदिवासी लोगों को उनको भी वहाँ पे रखना ही है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। लेकिन हमको बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्वेशन करना है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर हमको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता। फिर इसके लिए इस प्रकार के जो अलग अलग गांव है, तो इन गाँवों को फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। तो मैंने देखा कि पिछले 8-10 सालों में कई सारे ऐसे गाँव है जो वहाँ पे खत्म हो गए। वहाँ के लोगों को दूसरी तरफ ज़मीन दी गई, या उनको रहने के लिए एक घर बना के दिया गया उनके हिसाब से, और उनको वहाँ पे गवर्नमेंट की लैंड जो खेती के लिए दे दी, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एरिया जो है इतना ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो उनको वहाँ पे सेटल किया गया। तो इस प्रकार से ये भी चलता है। फिर अब ऐसा होने के बाद में वहाँ पर भी कुछ लीडर होते हैं, जो ट्राइबल वालों के लीडर होते हैं, फिर वो भी अपना एक उपोषण लेके बैठ जाते हैं कि नहीं वो हमारे यहाँ के लोगों गाँव को हम लोग यहाँ से हटाने नहीं देंगे, क्योंकि वह इनका यहाँ पे निवास स्थान यहीं पे है, वो यहाँ के ओरिजिनल है। तो फिर गवर्नमेंट के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, और फिर इसको एज ए IAS ऑफिसर, एज ए कलेक्टर, ये सारा इशू फिर आता है कलेक्टर कमिश्नर के पास, क्योंकि जो सेंचुरी है या जो वाइल्ड लाइफ टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है वो भी कलेक्टर के अंदर ही आता है। ही इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ ऑल दैट गवर्नमेंट लैंड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हो तो भी उसके अंदर में आता है, स्टेट अथॉरिटी है, वो कलेक्टर के पास में आएगा, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में दिया है। तो फिर उनको कम्युनिकेशन करके ये सारे इश्यूज़ को कैसा किया जाए, फिर NGO को कैसा साथ में लिया जाए, या फिर लोगों को कैसे समझाया जाए, वहाँ के जो अलग अलग लोकल जो नेता लोग हैं उनसे किस प्रकार से बातचीत हम लोग बढ़ा सकते हैं, और फिर इस प्रकार से एक सबको सर्वसम्मति से जो हमको प्लान मंजूर होगा उसको फिर रीशेप देना होता है एज ए ऑफिसर। तो ये यहाँ पे फिर निर्णय उस प्रकार से हम लोग लेते कि भाई ठीक है, चलो ये गांव को हम लोग यहाँ पर जगह दे देते, आप वो जगह पे वहाँ पे आपका गांव बसा लो, यहाँ से आप छोड़ दो, ताकि हम लोग इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर ये काफ़ी लंबी एक्टिविटी होती है, क्योंकि दूसरे गांव के लिए जगह देना, तो वहाँ पे उनके लिए भी स्कूल भी बनाना पड़ता है, पानी पीने की फैसिलिटी, उनको बिजली भी देना होता है। तो इतना आसान भी नहीं है कि भाई यहाँ से उनको उठा के दूसरी जगह पे 100 तो लोग है, समझ लो एक विलेज की पॉपुलेशन है 100 लोगों की, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 झोपड़े मिलेंगे आपको। लेकिन उनको भी हैबिटेट करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 8 से 10 साल का समय लग गया, तब जाके वो एक गाँव एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर सेटल हुआ। क्योंकि ये सारी पॉलिसीज़ के लिए फंड भी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन चाहिए, वो लोगों की भी तैयारी चाहिए, उनको भी आपको एक नोटिस देना पड़ता है, एक लीगल पीरियड होता है कि भाई ये तक आप खाली करो, नहीं खाली करेंगे तो हम आपको ज़बरदस्ती हटवाएंगे, तो उनको नोटिस पीरियड के लिए भी कई सारा वेट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से लंबी प्रोसेस है, और फिर इसके वजह से फिर सोशल इशू होते रहते हैं। इसके वजह से फिर ऐसी प्रकार शिकारी या फिर उनके जो ट्रेड करने वाले उनको सपोर्ट करना, या फिर कुछ इंटरनेशनल लेवल से भी ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका गांव यदि टाइगर प्रोटेक्ट एरिया में रहेगा तो उनको इंटरवेंशन करने का एक जरिया मिल जाता है। इसलिए वही लोग उनको पैसे देते हैं आदिवासी को कि तू बोल कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, उसको पैसे देते ऐसा बोलने के लिए कि भाई तू यहाँ से हटना मत, फॉरेस्ट को मानना मत, तूने तेरे को हम लोग पैसे देते, तो कितने दिन हाँ चल यहाँ पे रहे, तू उपोषण में बैठ, तेरा खाना पीना हम सब करेंगे। तो ऐसी भी एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल से भी होती है कभी कभी, और ये होता है। लेकिन इसका जो हमको जो कंसर्न है वो हमको देखना है कि जब ऐसे कोई सोशल इश्यूज आ जाते हैं तो उसको कैसे निपटना। तो एनवायरनमेंट में हमारा जो आखिरी के अभी 2-3 लेक्चर हमारे रहेंगे वो रहेगा कि एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज। तो जैसा अभी दिल्ली का भी हमने देखा कि वो पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन हो गया, तो दिल्ली की जनता के लिए तो एक प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे।
तो एक सोशल इशू को फिर एनवायरनमेंट के एंगल से कैसे देखना, उनके लॉस फिर कैसे है और इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मेन कंसर्न हमारा यही है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमको ये लॉ के तहत देखना होता है। फिर हम लोग ऐसा किसी को भी कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकते कि ऐसा ऐसा कर लो। तो जो भी इश्यूज है उसको भी हैंडल करने के लिए आपको लॉ ही है, आपके पास में पुलिस है या आपके जो लॉ है टाइगर प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन के, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, तो फिर आपको ये लॉ के तहत देखना है कि कौन सी प्रोविजन को इस्तेमाल करके मैं इस चीज़ को रोक सकता हूँ। तो ये सोशल इश्यूज जो है ये हम लोग देखेंगे कि उसके फिर सोशल इश्यूज कैसे बनते हैं या उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये हमारा आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तब जाके हमारा जो एनसीईआरटी का जो एनवायरमेंट का जो कंसर्न है वो सारे कंसेप्ट हमको समझेंगे। बाद में फिर एक्चुअल जो सोशल इश्यूज है उसके लिए हमको यदि करंट हमारा जो भी हैपनिंग्स है आने वाले 1-1.5 साल में का, वो यदि हमको पता है तो फिर उससे रिलेटेड इशू हम लोग थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं एनवायरमेंट में से। सो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।